ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम सोफी को देखते हैं। सोफी के डैड के मर जाने के बाद उसकी मॉम गीना वापस से अपने पेरेंट्स के घर पे आ जाती हैं, जहाँ पे वो अपने भाई के साथ मिलकर अपने फैमिली पॉल बिजनेस को कंटिन्यू करने लगती हैं। सोफी हमेशा ये जानने के लिए क्यूरियस रहती थी कि आखिर पॉल बनते कैसे हैं, इसलिए वो हमेशा ही पॉल रूम के अंदर जाने की कोशिश करती या फिर खिड़कियों से अंदर क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करती, लेकिन वो हर बार अपने अंकल के थ्रू पकड़ी जाती। इसलिए अब उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर उस पॉल रूम के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। और जब भी उसकी मॉम पॉल बनाती है तब वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालती है। और आज तो पॉल रूम के सामने काफी सारे लोग भी आए होते हैं जो कि आपस में अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही अच्छा पॉल बनाती है जो कि प्रीमियम पॉल होता है। उनकी बातें सुनकर सोफी उनसे पूछती है कि आखिर पॉल कैसे बनते हैं। ये सुनकर उनमें से एक पर्सन अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए सोफी की तरफ देखता है और कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम समझ जाओगी। तभी पॉल रूम का दरवाजा ओपन होता है और सामने से अंकल आते हैं जिनके हाथ में एक व्हाइट पॉल होता है जो कि काफी हाई क्वालिटी का पॉल होता है, जिसे देखने के बाद ये सभी बोली लगाने लगते हैं कि वो कितने पैसे देंगे। धीरे से पीछे से गिना भी आती है जिसकी हालत इस समय बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है। उसके कपड़े भी गंदे होते हैं और उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। ऐसा लगता है कि उसने पिछली रात बहुत ही ज्यादा मेहनत की हो जिसने उसे बुरी तरीके से थका दिया है। ये सारी चीजें सोफी की आंखों से भी नहीं छुपती हैं। वो अपने माँ के हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है कि माँ, क्या पॉल बनाने में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है इसलिए आपकी हालत ऐसी हो गई है। ये देखकर वो अपने कपड़े को ठीक करने लगती है। इसके बाद उसका अंकल कहता है कि ये देखकर अंकल भी सेम वही बात करते हैं और कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम समझ जाओगी, और वैसे भी मेरे भी कोई बच्चे नहीं है तो इस फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी होने वाली है। यहाँ तक कि ये जो पॉल रूम है और ये जो बिजनेस है ये भी आगे चलकर तुम ही कंटिन्यू करने वाली हो। ये सुनकर तो गिना बहुत ही ज्यादा बेबस होकर अपने भाई की तरफ देखती है, लेकिन उसका भाई कुछ नहीं कहता है। वो उस पॉल को लेते हुए सभी लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सोफी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं भी क्लैम वुमन बनूंगी और मोती बनाने में आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर तो गिना अजीब बिहेव करने लगती है और अपनी बेटी पे चीखने लगती है और कहती है कि तुम कभी भी ये काम नहीं करोगी। इसके बाद वो उसे सीने से लगा लेती है और कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाना इस जगह से जितना हो सके उतना दूर चली जाना। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद सोफी और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है उस पॉल रूम की मिस्ट्री को जानने के लिए। समय यूं ही बीतता है और सोफी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने घर पे आ जाती है। जैसे वो घर पे आती है वो कुछ लोगों को बात करते हुए और पॉल ले जाते हुए देखती है। ये देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि मॉम अभी भी पॉल बनाती है। फिर वो भागते हुए तेजी से अपने मॉम के पास जाती है। गिना तो अपनी बेटी को इतने लंबे समय के बाद देखने के बाद काफी खुश होती है, लेकिन जैसे उसकी बेटी उसके हाथों में अपनी स्टडी सर्टिफिकेट रखती है जिसे देखकर गिना हैरान हो जाती है, क्योंकि सोफी ने बिना किसी को बताए छुपकर अपने स्ट्रीम को ही बदल दिया होता है। वो पिछले कुछ सालों से सिर्फ उसे पॉल के बारे में पढ़ रही होती है कि उसे कैसे बनाया जाता है। ये देखकर तो उसकी मॉम हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है कि मॉम, मैं अपने फैमिली बिजनेस को संभालना चाहती हूँ। ये सुनकर मॉम और भी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी सोफी बताती है कि मॉम, आप इतनी ज्यादा डरती क्यों हो, और वैसे भी अंकल ने कहा है ना कि आगे चल के ये सारी चीजें मेरी होने वाली है। तभी मॉम गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि जितना हो सके उतना जल्दी से तुम इस जगह को छोड़ दो और यहाँ से शहर चली जाओ। ऐसा लग रहा होता है कि गीना अपनी बेटी से बहुत ही बड़ा रहस्य छुपाने की कोशिश कर रही है और सोफी उसी रहस्य को जानने की कोशिश कर रही होती है। इन दोनों की ही सिचुएशन बहुत ही अजीब होती है। दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहती हैं, लेकिन तभी इनकी आवाज सुनकर अंकल कमरे के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर गिना बातों को छुपाने की कोशिश करती है। और तभी सामने से अंकल उससे कहते हैं कि आज रात तुम तैयार हो जाना, क्योंकि आज रात किसी को मोती चाहिए। ये सुनकर गिना बेबस होकर अपनी नजरों को नीचे झुकाए जाने लगती है। ये देखकर सोफी समझ नहीं पाती है कि आखिर उसकी मॉम ऐसा क्यों करना चाहती है। फिर वो अपने स्टडी के बारे में सोचती है और कहती है कि मैंने इतने सालों तक पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का पता नहीं चला है कि आखिर कोई पर्सन घर पे पॉल कैसे बना सकता है। फिर वो डिसाइड करती है कि आज रात वो छुपकर पॉल रूम के बारे में जानने की कोशिश करेगी। फिर रात होने पे वो पॉल रूम के अंदर एंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने अंकल की आवाज सुनती है और पास में जाकर छुप जाती है। वो छुपकर अपने अंकल को देखने लगती है। उसके अंकल, उसकी मॉम और एक अनजान पर्सन उस पॉल रूम के सामने आते हैं। अंकल दरवाजा ओपन करते हैं। उसके बाद मॉम और वो अनजान पर्सन कमरे के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद अंकल पॉल रूम के दरवाजे को बंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस बात से सोफी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसने अपने अंकल से सुना था कि उस पॉल रूम के अंदर कोई भी अनजान पर्सन नहीं जा सकता है। तो आखिर वो पर्सन कौन है जो कि कमरे के अंदर गया था। इस बात से ये और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और पॉल रूम के पास आकर अंदर झांककर देखने लगती है। तभी वो अपने मॉम को उस पर्सन के सामने अपने कपड़े उतारते हुए देखती है। ये देखकर वो डर जाती है और तभी गिना को एहसास होता है कि बाहर कोई है। जब वो बाहर आती है तब सोफी छुप गई होती है। इसके बाद वो छुपने के लिए कोई दूसरा जगह देखती है। सुबह हो जाता है। सुबह में जब सोफी की आंखें खुलती हैं तब वो सामने से आते हुए बिजनेसमैन मिस्टर वोंग को देखती है, जो
कि अंकल के साथ वहाँ पे आते हैं और अपने पॉल की खूबियों के बारे में उन्हें बताने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर गिना दरवाजे को ओपन करती है और उन्हें प्रीमियम पर्पल पॉल देती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अंकल उन्हें लेकर चले जाते हैं, लेकिन तभी गिना की हालत फिर से खराब होने लगती है, जिसे देखकर सोफी उसका सहारा बनने के लिए उसके पास आती है और कहती है कि मॉम आपको आराम करना चाहिए। फिर वो उस कमरे में के अंदर लेकर जाने वाली होती है, लेकिन गिना उससे रोक लेती है। फिर सोफी रात वाले मिस्टीरियस पोर्शन के बारे में अपने मॉम से पूछती है और कहती है कि वो पोर्शन बाहर नहीं आया था। ये सुनकर तो उसकी माँ हैरान होने लगती है और कहीं उनका सीक्रेट पता न चल जाए, इसलिए वो अपने बच्ची को धक्का देती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। सोफी इन रहस्यों में अब और भी ज्यादा उलझते जा रही होती है और सोचती है कि मुझे याद है कि वो पर्सन कमरे से बाहर नहीं आया था। तभी वो अपने अंकल को बात करते हुए सुनती है, जो कि मिस्टर वैंग के चले जाने के बाद खुद से ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कल वाले मिस्टीरियस पर्सन की वजह से हमें इतना अच्छा पॉल मिला है, मुझे ऐसे ही और लोगों की जरूरत होगी। ये सुनकर सोफी अब और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि रात वाला पर्सन और इस पॉल का आखिर कनेक्शन क्या है। तभी वो अपने अंकल को पॉल रूम में वापस से जाते हुए देखती है, जिनका वो पीछा फिर से करने लगती है। जब वो फिर से छुपकर पॉल रूम के अंदर झांक कर देखती है, तब वो देखती है कि उसके अंकल और उसके मॉम में बहुत ही ज्यादा बहस हो रही है। अंकल कह रहे हैं कि लास्ट वाला क्लाइंट हमारा बहुत ही बड़ा क्लाइंट है, उसे बहुत सारे मोती चाहिए, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा मोती बनाना होगा। लेकिन गिना ने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये देखकर अंकल उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हारी बेटी को उस जगह पे क्यों नहीं रख दिया जाता है। गिना कभी नहीं चाहती थी कि जो काम वो करती है वही काम उसकी बेटी करे, इसलिए वो बेबस होकर नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और फिर वो अंकल के पैरों को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी बेटी को जाने दो। लेकिन अंकल इतना ज्यादा क्रूर होता है कि वो इसकी बातें नहीं मानता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम बीमार हो तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी बेटी को ही मोती बनाने में क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाती है और अपने भाई की बातों को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं फिर से पॉल बनाऊंगी। गिना और अंकल को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है कि इस समय इन दोनों के बीच में की गई सारी बातें सोफी चुपकर दीवार के उस तरफ से सुन और देख रही है। और तभी इसकी मॉम धीरे धीरे अपने स्कर्ट को ऊपर करने लगती है। ये देखकर सोफी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। वो सोच नहीं पाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अंकल गुस्से में उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे फैमिली बिजनेस का सदस्य नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर अंदर क्या चल रहा है ये जानने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर सोफी कहती है कि हाँ, तो मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे भी अब जानने का हक है कि हमारा फैमिली बिजनेस क्या है और ये कैसे काम करता है। ये सुनकर तो अंकल के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल छा जाती है और कहते हैं कि हाँ, तुम सच में बड़ी हो गई हो। वो सोचते हैं कि जब गिना सच में पॉल नहीं बना सकती है तो उसकी बेटी ही सही, लेकिन गिना ये सारी चीजें देख रही होती है और फिर वो अपने भाई और अपनी बेटी को रोकती है और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भी पॉल बना सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह लेने के लिए किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सोफी अपने मॉम के लिए अंकल से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉल बनाने में मॉम को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और आप मॉम को टॉर्चर करती है, इसलिए मुझे अब ये काम करना है। गिना अपनी बेटी को बताती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अंकल मुझे कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, ये तो मेरी तबीयत खराब होती रहती है, इसलिए मैं इस तरीके से बिहेव करती हूँ। लेकिन अभी भी सोफी अपने मॉम को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही होती है। गुस्से में गिना अपनी बेटी पे ही गुस्सा करती है और उसे साफ साफ मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सोफी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और जब वो रात को कुछ और लोगों के साथ अंकल को पॉल रूम में जाते हुए देखती है, तब वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। धीरे धीरे रहस्यों के बीच में सोफी फंसते जा रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी मॉम को किस तरीके से बाहर निकाले, पूरा रहस्य क्या है। फिर सोफी अगले दिन देखती कि उसकी मॉम थकी हुई उस कमरे से बाहर आती है और उनके हाथ में फिर से एक नया पॉल है। लेकिन हमेशा ही सोफी इस बात को नोटिस करती कि अंकल तो उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन रात होने पे वो कुछ लोगों को पॉल रूम के अंदर जरूर लेकर जाते हैं। और रात में पता नहीं ऐसा क्या होता कि अगले दिन उसकी मॉम एक नया पॉल को लेकर बाहर आती। कल रात 2 पर्सन उस रूम के अंदर गए थे और अगले दिन मॉम ने 2 पॉल बाहर निकाले और मुझे याद है कि अगली रात जो पर्सन पॉल रूम के अंदर गए थे वो लोग बाहर नहीं आए। इस बात से सोफी अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है कि आखिर उस रूम के अंदर चल क्या रहा है। अब सोफी और भी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाती है उस रहस्य को जानने में और इधर उसकी मॉम मोती बना बनाकर इतनी ज्यादा कमजोर हो गई होती है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही होती है। लेकिन इससे कोई भी अंकल को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो इस बात से खुशी मिल रही होती है कि सही समय पे उनके हाथ में पॉल लग जा रहा है। अब सबके चले जाने के बाद सोफी वापस से अपनी मॉम के पास आती है। उसकी मॉम की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, इसलिए वो उसे कमरे में लेकर जाती है और आराम करने के लिए कहती है। सही मौका देकर अंकल सोफी को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी मॉम की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पॉल बना सकती है, अच्छा होगा कि तुम इस बिजनेस को अपने हाथों में ले लो। सोफी भी काफी समय से पॉल के रहस्य को जानना चाहती थी, इसलिए वो अपने अंकल को मना नहीं करती है और अगले दिन जाने के लिए राजी हो जाती है। अंकल जाने से पहले सोफी से कहते हैं कि पॉल रूम में आने से पहले तुम रात वाले कपड़े पहन लेना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सोफी भी रेडी होकर उस पॉल रूम में आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी माँ अभी बेहोश होती है और वो बेहोशी की हालत में भी इनकी बातें सुनकर सोफी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती है। सोफी अपने अंकल के साथ फाइनली उस पॉल रूम के सामने होती है, जहाँ पे अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि अंदर जाने के बाद तुम्हें क्या क्या करना होगा। सोफी अंकल की सारी बातें सुनने के बाद अब जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करने वाली होती है, वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन सोफी इतनी आसानी से मानने वाली तो नहीं थी। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अब आपको चिंता करने की
की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पॉल के बारे में पढ़ाई की है और आपको पॉल बनाकर अपनी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए अब मैं ये काम करूंगी। लेकिन गिना इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी बेटी से ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम पॉल रूम के सीक्रेट के बारे में जानना छोड़ दो। फिर वो अंकल से लड़ाई करती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ये सुनकर वो कहता है कि तुम ही ये सारी चीजें क्रिएट कर रही हो, अगर तुम ये सारी चीजें करती रहोगी तो मुझे तुम्हारी बेटी को इसमें लाने का कोई भी शौक नहीं है। ये देखकर गिना समझ जाती है कि सोफी उस रूम के सीक्रेट को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, इसलिए वो कुछ सोचती है और अपनी बेटी से कहती है कि देखो तुम उस पॉल हाउस में ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम्हें अंदर जाने से पहले कुछ चीजों को रेडी करना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकती हो। ये सुनकर सोफी को ऐसा लगता है कि मॉम उसे सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो अपनी मॉम की बातें मानती है। फिर गिना उसे जैसे कहती है सोफी वैसा ही करती है। गिना उसे एक कमरे में ले जाती है और बड़ी ही चालाकी के साथ उसे कमरे में लॉक कर देती है और उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें उस नर्क में जाने नहीं दे सकती हूँ, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। ये सुनकर सोफी कहती है कि मॉम आखिर आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सारी चीजें जाननी है, आप साफ साफ सभी चीजें मुझे बता क्यों नहीं देती हो। गिना कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन आज नहीं, मैं तुम्हें कल बता दूंगी। तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं जिनके साथ एक पर्सन होता है। वो सोफी को अपने साथ लेकर जाने के लिए आए होते हैं, लेकिन गिना उन्हें अंदर जाने से रोक लेती है। तब सामने खड़ा हुआ पर्सन कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं उस लड़की को ले जाऊं या फिर इस लड़की को, मेरे साथ कोई भी चलेगी। ये सुनकर अंकल गिना को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगती है अपने मॉम के बारे में और उसके बाद वो रूम में कुछ ढूंढने लगती है ताकि वो रूम के लॉक को तोड़कर बाहर आ जाए। कुछ देर के अंदर उसके हाथ में ऐसा कुछ लग भी जाता है और फिर वो दरवाजे को ओपन करती है और वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। वो पॉल रूम के पास पहुँचती है और रूम में जाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन उसके अंकल उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तमीज कहाँ गया, तुम्हें पता है ना कि तुम उस कमरे के अंदर नहीं जा सकती हो। लेकिन सोफी इस बार अपने अंकल के किसी भी बातों को नहीं सुनती है और उनसे बचने के लिए उनके हाथों पे काट देती है। फिर वो फाइनली उस पॉल रूम के दरवाजे को ओपन करती है और अंदर देखकर हैरान हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तब उसे अजीब सी गंध आती है, ऐसा लग रहा हो कि चारों तरफ फिश ही फिश भरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद सोफी अपने मॉम को पूरे रूम में ढूंढती है, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं मिलती है। लेकिन तभी उसे एक और कमरा दिखाई देता है। वो जैसे उस कमरे को ओपन करने वाली होती है, अंदर से गिना अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बाहर आ जाती है और सोफी को देखते ही वो दरवाजे को लॉक कर देती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती हो। सोफी कहती है कि मैं इन सारी चीजों के जवाब नहीं देने वाली हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि जो इंसान आपके साथ आया था वो कहाँ पे है। गिना अपनी बेटी से झूठ बोलने लगती है और कहती है कि तुम किस पर्सन के बारे में बात कर रही हो, यहाँ पे तो कोई भी पर्सन नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही थी। ये सुनकर भी सोफी इनकी बातों पे विश्वास नहीं करती है और फिर से वो कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन गिना उसे रोकती है और इस चक्कर में दोनों में हाथापाई होने लगती है और गिना को चोट लग जाती है। ये देखकर अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बच्ची को गिना को पैदा ही नहीं करना चाहिए, तुम हमेशा से ही हमारे बिजनेस और इसके लिए मुसीबत क्रिएट कर रही हो। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हमेशा बिजनेस और बिजनेस के बारे में ही बात करते रहते हो, आप वो पर्सन हो जिसकी वजह से मॉम हमेशा बीमार रहती है और आपके बिजनेस की वजह से इनकी ये हालत हो गई है, आप मेरी मॉम को फोर्स करते हो। ये सुनकर अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मॉम को फोर्स करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बातें क्लियर हो उससे पहले ही गिना अपनी बेटी को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल मुझे कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। सोफी कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि अंकल हमेशा से ही तुम्हें टॉर्चर करते आ रहे हैं, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से हम दूर जाएंगे जहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगी और हम दोनों आराम की जिंदगी जी सकते हैं, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब गिना जैसे अपनी बच्ची की बातों में आने वाली होती है, अंकल उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में यहाँ से जाने वाली हो। गिना सोचती है कि अगर वो यहाँ से अपनी बच्ची के साथ भाग भी जाती है तो उसका भाई उसे ऐसे जाने नहीं देगा, वो कहीं से उसकी बेटी को लाकर इस काम में डाल देगा, इसलिए वो डर जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोफी फिर से अपनी मॉम को समझाती है, लेकिन इस बार उसकी मॉम नहीं मानती है, इसलिए वो गुस्से में उस कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है, तब वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर आप दोनों मिलकर मुझसे इस रूम की कौन सी गंदी रहस्य आप दोनों मुझसे छुपा रहे हो। अब अंकल भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ते हैं और खींचते हुए उस रूम से बाहर निकाल देते हैं। सोफी इस बार भी पॉल रूम का रहस्य नहीं जान पाती है और इस वजह से वो अपनी मॉम से झगड़ा भी कर लेती है, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है और वो कुछ दिनों तक शांत रहती है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो देखती है कि उसकी मॉम फिर से अजीब सी आवाजें निकाल रही हैं और पॉल रूम के बाहर काफी सारे लोग भी खड़े हैं। कुछ समय बाद गिनी उस रूम से बाहर आती है और इस बार उसके हाथ में ब्लैक प्रीमियम पॉल होता है, जिसे देखकर सभी लोग एक बार फिर से बोली लगा रहे होते हैं। ये सारी चीजें दूर से सोफी देख रही होती है और सोचती है कि जब भी मॉम के साथ उस कमरे में कोई पर्सन जाता है तब अगले दिन मॉम बहुत ही अच्छा पॉल निकालती है। आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही हैं और वो कौन से पर्सन है जो कि हर रात मॉम के कमरे में आते हैं। वो इन सारे क्वेश्चन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड का होता है। कैल्विन उसे कॉल करते हुए बताता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर के दरवाजे पे खड़ा है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और तुरंत घर से बाहर जाती है। कैल्विन सोफी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो उसकी पूरे फैमिली से मिलना चाहता था ताकि वो सोफी से जल्द शादी कर ले। लेकिन कैल्विन को यहाँ पे देखकर सोफी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर ये घर के
अंदर जाएगा, हमारे बिजनेस के बारे में और मॉम के बारे में इसे कुछ भी अजीब पता चलेगा तो क्या होगा, आखिर वो इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेगी। इसीलिए वो उसे घर से बाहर ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। केल्विन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार का इंतजार कर लूंगा। तब सोफी गुस्सा हो जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि एक बार मैं तुम्हें कह रही हूँ कि घर के अंदर जाना नहीं है तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते हो। फिर वो बताती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उसे घर के अंदर नहीं ले जा सकती है। इसलिए केल्विन भी उसकी बातें सुन लेता है। लेकिन जैसे ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यहाँ पे इसके अंकल आ जाते हैं। अंकल केल्विन को देखकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब केल्विन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो सोफी का बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वो उसे घर के अंदर लेकर जाने लगते हैं। सोफी अभी भी केल्विन को घर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी इसका काम बहुत ही ज्यादा पड़ा है, इसलिए इसे चले जाना चाहिए। लेकिन केल्विन भी जानना चाहता था कि आखिर ये कौन सी प्रॉब्लम है, इसलिए वो कहता है कि मेरा काम तो हो गया है। और फिर वो अंकल के साथ घर के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे सभी बैठकर एक साथ चाय पी रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे गिनी आ जाती है। गिनी यहाँ पे जैसे ही आती है केल्विन तो उसे देखता ही रह जाता है। और जब उसे सोफी से पता चलता है कि ये उसकी मॉम है तब तो वो विश्वास ही नहीं कर पाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा यंग और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब जिस तरीके से केल्विन गिना को देख रहा होता है इस चीज को अंकल नोटिस कर लेते हैं और उसके बाद वो गिना को उसके सामने ही बैठा देते हैं। केल्विन गिना को देख के धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है और अंकल इस चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो गिना से कहते हैं कि ये हमारे फैमिली में अब जुड़ने वाला है तो इसके साथ वाइन पीना तो बनता ही है। तो गिना तुम इसे वाइन क्यों नहीं सर्व करती हो। अब गिना तो उसे वाइन सर्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंकल के कहने पे वो उसे वाइन सर्व करती है। इसके बाद वो वाइन पीती है और केल्विन तो उसे देखते ही रह जाता है। अंकल इन दोनों को नोटिस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि खेल तो अब स्टार्ट होगा। इसके बाद सब चले जाते हैं और अंकल केल्विन के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्द हमारे फैमिली का एक मेंबर बनने वाले हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे फैमिली बिजनेस के बारे में जान लो। हमारे फैमिली बिजनेस का एक सीक्रेट है। और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सोफी आती है और अंकल के सामने बहाना करते हुए वो केल्विन को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो केल्विन को कुछ बताना चाहती थी तो वो उसे बता नहीं पा रही होती है, इसलिए वो केल्विन से बस इतना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे डेंजर है। लेकिन केल्विन यहाँ से जाना नहीं चाहता था। और तभी सोफी की नजर अंकल पे जाती है जो कि छुपकर इन दोनों को देख रहे होते हैं। इसके बाद वो केल्विन को यहाँ से भी बहाना बनाकर वहाँ से लेकर जाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें गाँव घुमाती हूँ। बचते बचाते सोफी जब दूसरी जगह पे जाती है तब केल्विन की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जिसे देखकर सोफी कहती है कि तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाती हूँ। और जैसे ही सोफी यहाँ से जाती है यहाँ पे अंकल आ जाते हैं और केल्विन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो साथ में एक बड़ा सा ब्लैक बॉल भी लाए होते हैं जो कि आम बॉल से काफी बड़ा होता है। ये देखकर केल्विन काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है और पूछता है कि ये आपके पास कहाँ से। अंकल बताते हैं कि इस बॉल को इनके फैमिली द्वारा बनाया गया है और अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। पहले तो केल्विन जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी सोफी का ख्याल आता है और वो रुक जाता है। इसके बाद अंकल उसे ले जाने के लिए काफी ट्राई करते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें अपने परिवार का एक सदस्य समझा था, इसलिए मैं अपने परिवार का सीक्रेट तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते हो। अब अंकल के ऐसे चीनी चुपड़ी बातें सुनकर और साथ ही में पॉल का रहस्य जानने के लिए केल्विन भी एक्साइटेड हो जाता है और अंकल के साथ चला जाता है। लेकिन पॉल रूम के बाहर आते ही केल्विन कहता है कि नहीं, मुझे सोफी का इंतजार करना चाहिए। अगर सोफी मुझे वहाँ पे नहीं देखेगी तो वो बहुत ही ज्यादा वॉरिड हो जाएगी। ये देखकर अंकल केल्विन का ध्यान भटकाने के लिए उसे धक्का देते हैं पॉल रूम की तरफ। जैसे ही केल्विन पॉल रूम की खिड़कियों से अंदर देखता है तब उसे गिना दिखाई देती है जो कि कपड़े बदल रही होती है। वो उसे देखता ही रह जाता है और समय देखते ही अंकल उसे रूम में जाने के लिए कह देते हैं। केल्विन भी मान जाता है, लेकिन जैसे वो रूम के दरवाजे को ओपन करने वाला होता है वहाँ पे सोफी आ जाती है और फिर से अंकल के सामने बहाना बनाते हुए वो केल्विन को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर वो केल्विन से कहती है कि तुम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर केल्विन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना पीछा क्यों छुड़ाना चाहती हो, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अगर ठीक है ऐसा ही है तो मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर सोफी उसे रोकती है और जितना उसे पता होता है वो सारे सच्चाई उसे बता देती है। ये जानने के बाद तो केल्विन हैरान हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम को प्रीमियम पॉल बनाने में आदमियों की जरूरत पड़ती है? ये तो बहुत ही अजीब बात है, इसीलिए शायद तुम्हारे अंकल मुझे बार बार उस पॉल रूम में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इंसान किसी आदमी के हेल्प से पॉल कैसे बना सकता है। इन सारी बातों को सुनते हैं और इन दोनों के बीच में सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। फिर सोफी को याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो पॉल रूम के रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थी तब उसने क्या देखा था। इसके बाद वो केल्विन से कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हें अंकल उस रूम में ले जाते हैं तो क्या तुम जाने के बाद अंदर से एक विंडो को खोल सकती हो मेरे लिए, ताकि मैं उस रहस्य का पता लगा सकूं? ये सुनकर केल्विन कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा जरूर करूंगा। अब रात होने पे अंकल उसे फिर से उस पॉल वाले रूम में लेकर जाते हैं और केल्विन भी बड़े ही चालाकी से अंकल के साथ जाने लगता है। दोनों ही जैसे पॉल रूम के पास पहुंचते हैं उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है जो कि सोफी होती है। ये देखकर अंकल को डाउट हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ सोफी होती है, लेकिन उन्हें भटकाने की केल्विन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। अंकल बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, वो केल्विन की बातों में नहीं आते हैं और सोफी की तरफ बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो सोफी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो सोफी को देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो दरवाजे के पीछे छुपी होती है।
है। कुछ ना मिलने पे अंकल वापस से आ जाते हैं और पॉल रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं। इसके बाद वो केल्विन को अंदर भेज देते हैं और दरवाजा लॉक करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे सोफी आती है और छुपकर अंदर जो कुछ भी हो रहा है उन्हें देखने की कोशिश करती है। वो सोचने लगती है कि आखिर केल्विन कब विंडो को ओपन करेगा और इंतजार कर रही होती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब कोई भी दरवाजा ओपन नहीं होता है तब वो सोच में पड़ जाती है और तभी वो अपने मॉम को देखती है। विंडो ओपन होने लगता है, ये देखकर वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि केल्विन इसके काम को कर रहा है। लेकिन जैसे वो इनकी बातें सुनती है वो हैरान हो जाती है। केल्विन जो कि इसके प्लान के अकॉर्डिंग उस कमरे के अंदर गया होता है, वो उसकी मॉम के साथ काफी क्लोज होता है और वो उसके मॉम के कपड़े उतारने में उसकी मदद कर रहा होता है। ये दोनों साथ में काफी क्लोज होते हैं। ये देखकर वो समझ नहीं पाती है कि आखिर चल क्या रहा है और फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो हैरान हो जाती है और फिर से देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ लेते हैं। सोफी अपने अंकल को देखकर डर जाती है। उसके अंकल उससे कहते हैं कि मुझे तो पहले से पता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और ये तुम्हारे सिवा कोई कर भी नहीं सकता है, इसलिए चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ और बताता हूँ कि उस कमरे का रहस्य क्या है। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डरने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उससे चोट लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। रात खत्म हो जाती है और सुबह होने पे सोफी को होश आता है। वैसे ही वो अपनी मॉम की चीख सुनती है और कहती है कि मॉम ने फिर से पॉल बनाया होगा। फिर उसे ख्याल आता है कि लास्ट नाइट तो उसके साथ केल्विन था। फिर वो शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसके अंकल पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो उसे पूछने लगती है कि बताइए केल्विन कहाँ पे है। अंकल उसे कहते हैं कि वो तो कल रात ही शहर चला गया था। ये सुनकर सोफी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि वो कल रात नहीं गया था, वो मुझे छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकता है। मैंने उस हॉल रूम के अंदर साफ साफ जाते हुए देखा था, आखिर वो कहाँ पे गया। ऐसे कहते वो तमाशा क्रिएट करने लगती है। ये देखकर मिस्टर वैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में मेरा पॉल आने वाला है, आखिर ये लड़की यहाँ पे ये कैसा तमाशा कर रही है। ये सुनकर अंकल उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना कि तुम्हारा रिलेटिव की तुम्हें पता हो कि वो कब कहाँ पे क्या कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी पॉल रूम का दरवाजा ओपन होता है और सामने से गिनी आती है जिसके हाथ में एक पॉल होता है जो कि व्हाइट होता है और इस पे चेरी ब्लॉसम का फूल होता है, जिसे देखकर तो मिस्टर वैंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस फूल को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है सोफी। सोफी केल्विन के बारे में सोचती है और कहती है कि केल्विन के गले पे भी सेम ऐसा ही निशान था और फिर उसे रियलाइज होता है कि कहीं ये पॉल उसका बॉयफ्रेंड केल्विन तो नहीं है। तभी इस पॉल को मिस्टर वैंग को दिया जाता है, लेकिन सोफी उनके हाथ से पॉल को छीन लेती है और कहती है कि ये मीरा है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक पॉल में बदल चुका है। वो इस बात को रियलाइज करके बहुत ही ज्यादा रो भी रही होती है। उसकी मॉम उसके अंकल से समझाते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस पॉल को मिस्टर वैंग को दे दे, लेकिन उस पॉल को वो देना नहीं चाहती थी। उसकी मॉम उसे बहुत ही ज्यादा समझाती है, लेकिन सोफी इसमें बहुत ही ज्यादा सदमे में होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप पॉल को इस तरीके से बनाती हो। जब भी आप पॉल बनाने के लिए उस मिस्टीरियस रूम में जाती थी तब आपके साथ कोई न कोई पर्सन जाता था और वो दोबारा पर्सन कभी भी दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब है कि आप उस पर्सन को ही पॉल में बदल दिया करती थी। आपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, आखिर आप इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो। अब इन सारी चीजों के बारे में जैसे ही मिस्टर वैंग को पता चलता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है। वैसे मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि तुम सब क्या करते हो, लेकिन मुझे मेरा पॉल चाहिए। ये सुनकर पॉल को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफी उस पॉल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसमें उसका प्यार था। ये देखकर अंकल उसे मारने के लिए पास रखे एक छड़ी को लेते हैं, जिसे देखकर सोफी डर जाती है और उस पॉल के साथ भागने लगती है। लेकिन सीढ़ियों से उसका पैर फिसलता है, उसके हाथ से मोती गिर जाती है और फिर उसके ही पैरों से वो मोती टूट भी जाती है। ये देखकर तो वो तो सदमे में जाती है, लेकिन साथ साथ अंकल और मिस्टर वैंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है उस टूटे हुए पॉल को देखकर। मिस्टर वैंग तो अंकल पे इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो उससे कहते हैं कि मुझे सेम ऐसा ही पॉल चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं दे सकती हो तो मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा और मैं ये भी बता दूंगा कि तुम लोगों को पॉल में बदलते हो, नहीं तो मैंने तुम्हें जितना पैसा दिया है मुझे उसका 4 गुना चाहिए। इन दोनों में से क्या करना है तुम डिसाइड करो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अंकल भी अब सोफी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसके बाद वो गिनत से कहते हैं कि इन सारी चीजों को अब तुम्हें ही ठीक करना होगा, जल्दी से उस पॉल रूम में जाओ और ऐसे ही पॉल लेकर आओ, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हारी बच्ची को जान से मार डालूंगा। फिर वो सोफी को अपने साथ ले जाते हैं, एक कमरे में लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है, इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी, चाहे तुम कैसे भी करो। फिर वो उसे दरवाजे में लॉक करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे गिना आती है, दरवाजे को ओपन करती है और फिर वो अंदर जाती है जहाँ पे वो अपनी बेटी से मिलती है। सोफी वैसे तो अपनी माँ को देखकर खुश होती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि बताओ केल्विन कहाँ पे है। वो उसे सॉरी बोलती है। तब सोफी को पता चल जाता है कि केल्विन सच में मर गया है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतने सारे लोगों की जान क्यों ली। मुझे पता है कि आपने ये सारी चीजें अंकल के प्रेशर की वजह से ही किया होगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। फिर वो अपनी मॉम को समझाती है और कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें देखते हुए गिना भी इसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों रात में भागेंगे क्योंकि दिन में अंकल इन्हें पकड़ लेंगे। अब जैसे ही रात होता है ये दोनों प्लान के अकॉर्डिंग घर से भागने लगती हैं, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती हैं। अंकल उन्हें देख लेते हैं। अंकल को देखने के बाद भी ये फिर से भागती हैं और भागते भागते दरवाजे
दरवाजे के पास तक पहुंच जाती है, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं हो पाता है क्योंकि दरवाजा लॉक होता है। अंकल इन दोनों को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि जब ये दोनों प्लान बना रही होती हैं तब अंकल ने इनके प्लान को पहले ही जान लिया होता है, इसलिए उन्होंने पहले से दरवाजे को लॉक कर दिया होता है। अंकल कहते हैं कि मुझे तो पता था कि तुम कभी भी इस घर को छोड़ के भाग नहीं सकती हो, लेकिन तुम्हारी बच्ची के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया। ये देखकर गिना अपनी बच्ची की वजह से डरने लगती है और अपने भाई के पास जाकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा ही एक ग्लैम वुमेन बनकर रहूंगी और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी कहा मानूंगी, बस तुम मेरी बच्ची को यहाँ से जाने दो। लेकिन अंकल इस बात से राजी नहीं हो रहा होता है। वो कहता है कि इस लड़की ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, हमेशा ही पॉल रूम के अंदर जाने की कोशिश करती रहती है, तो अच्छा है कि इसे पॉल रूम के अंदर भेज दिया जाए। गिना अपनी बच्ची को बचाने की बहुत ही कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों पे पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोफी अपने अंकल से कहती है कि मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगी, प्लीज मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले जाओ। ये देखकर अंकल कहता है कि ठीक है, आगे अब तुम्हें काम करना होगा। इसके बाद वो अपनी गिना को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और उसे पहुंचाने के बाद अगले दिन वो सोफी को उस रूम के पास लेकर जाता है और दरवाजा का ओपन करता है और कहता है कि जाओ इसे अंदर से देख लो, तुम हमेशा ही उसे अंदर से देखना चाहती थी। सोफी अंदर जाती है तब वापस से फिर से वही वाली गंध आ रही होती है। इसके बाद वो फिर से उस रूम में जाती है जिस रूम को हमेशा ही उसे छुपाया गया था। जब वो उस रूम के अंदर जाती है तब उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जाता है जिसे वो कुछ भी समझ पाए। तभी उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें हमेशा ही इस रूम में आने की इच्छा हुआ करती थी, तुम हमेशा ही जानना चाहती थी कि तुम्हारी मॉम क्या करती है, तो चलो देख ही लो। वो उस रूम के एक बाथ टब के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि लो इसे देख लो। इस बाथ टब के अंदर पूरा का पूरा खून भरा होता है जो कि काफी गंदा दिखाई दे रहा होता है और इसके अंदर से काफी गंदी सी स्मेल भी आ रही होती है, जिस वजह से सोफी को काफी परेशानी हो रही होती है। अंकल उससे कहते हैं कि देखो तुम इसे ही देखना चाहती थी, अब तुमने इसे देख लिया ना, तो चलो हमारे फैमिली बिजनेस पे काम करना स्टार्ट कर दो, चलो अब जल्दी से कपड़े उतारो। ये सुनकर तो सोफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तब अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हें तो अपने फैमिली बिजनेस को संभालना है ना, तो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। पहले तो सोफी अंकल की बातें नहीं सुनती है, लेकिन अंकल के डराने पे और बार बार कहने की वजह से वो अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद अंकल उससे कहते हैं कि इस पानी के अंदर जाओ। अब ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और कहती है कि मैं उसके अंदर नहीं जाने वाली हूँ, पता नहीं उस पानी के अंदर क्या होगा। अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, तुमने पहले ही कहा था कि तुम मेरी बातों को मानोगी और वैसे भी ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें अगला पॉल गर्ल तो कैसे ही बनना है, तो आखिर तुम इसमें इतने ज्यादा तमाशा क्यों कर रही हो, जल्दी से इस पानी के अंदर चली जाओ। लेकिन सोफी जाने से साफ साफ मना कर रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और फिर वो अपनी मॉम की बातों को सोचते हुए कहती है कि अच्छा तो इसीलिए मेरी मॉम मुझे इन सारी चीजों से दूर रखना चाहती थी, जो कुछ भी ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन अब तो सोफी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। अंकल उसे बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि वो पानी के अंदर जाए, लेकिन जब वो नहीं मानती है तब वो फोर्सफुली उस पानी के अंदर उसे डालने की कोशिश करते हैं और फिर वो उसे ब्लैक वाटर कहें या फिर ब्लड उसके अंदर डाल ही देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सोफी की मॉम और कैल्विन आ जाते हैं। सोफी इस समय उस पानी में तड़प रही होती है क्योंकि इस पानी के अंदर जाने की वजह से इसके पूरे बॉडी में रैशेस पड़ने लगते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही होती है। वो उस पानी से अंदर निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। फिर वो अपने मॉम को देखती है और कहती है कि मॉम मुझे माफ कर देना, फाइनली मैं समझ गई हूँ कि आखिर आप मुझे किस परेशानी से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी जो कि आपकी बातें नहीं समझ रही थी, मुझे माफ कर दो मॉम, मैंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, मुझे इस पानी से बचाओ। ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब उसकी मॉम उसके सामने होती है। अपनी मॉम को देखकर वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मॉम मैं कभी भी एक पॉल गर्ल नहीं बनना चाहती हूँ। फिर वो अपने हाथों को देखती है, उसके हाथ पे काफी सारे रैशेस होते हैं। वो अपनी मॉम से अपनी सारी बातें बता रही होती है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें कभी भी वो काम करने की कोई जरूरत नहीं है जिसे मैंने किया है, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें ये काम नहीं करना है। फिर सोफी अचानक से कैल्विन के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि मैंने कैल्विन को देखा था, क्या कैल्विन जीवित है या फिर ये सारी मेरी इमेजिनेशन थी। तभी कैल्विन यहाँ पे अंकल को लेकर आता है। सोफी तो कैल्विन को देखकर वो उसे गले से लग जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या मॉम ने तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाया, क्या तुम पूरी तरीके से ठीक हो, क्या तुम पल में नहीं बदले थे। ऐसे वो काफी सारे क्वेश्चन करने लगती है। ये सुनकर कैल्विन से कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम जैसा सोच रही थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तुम्हारी मॉम के बारे में गलत पता चला था। ये सुनकर उसकी मॉम से कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तब सोफी उनसे कहती है कि मैं इतना जानती हूँ कि अंकल पता नहीं कहाँ से मेंस को लाते हैं जो कि आधी रात को उस पॉल रूम में जाते हैं। इसके बाद आप उस पर्सन को एक प्रीमियम पॉल के अंदर कन्वर्ट कर देती हो। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो जैसा तुम समझ रही हो, तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो, ये उससे बिल्कुल अलग है, ये एक अलग कहानी है। ये सुनकर सोफी कहती है कि मॉम तो क्या ये ऐसे हो सकता है कि आप उस पॉल को पैदा करती हो। गिनी सोफी की नादानियों पे हंसती है और कहती है कि तुम सच में पागल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है कि मैं पॉल को पैदा करती हूँ या फिर किसी इंसान को पॉल में बदलती हूँ। पॉल तो सिर्फ और सिर्फ क्लैम्प से आती है ना, और तुम्हें मेरे बारे में बहुत ही गलत पता चला है। चलो मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। ये सुनकर सोफी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैंने रूम में कहीं पे भी क्लैम्प नहीं देखा है। ये सुनकर मॉम कहती है कि तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और फिर वो सभी उस वापस से उसी रूम में जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद गीना वापस से उस काले पानी के पास आती है और उसके बाद वो उसके अंदर अपना हाथ डालती है। ये देखकर सभी घबरा रहे होते हैं, लेकिन तभी गीना उसके अंदर से एक बड़ा सा क्लैम्प निकालती है। फिर वो उस क्लैम्प के
बारे में सबको इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि ये एक क्लैम किंग है जो कि हमारे फैमिली के पास कई सालों से है और जितने भी तुम टॉप क्वालिटी प्रीमियम पॉल देखती हो वो सारे पॉल इसी के अंदर से आते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि मॉम इसे आप नहीं बनाती हो क्या? हीना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे परिवार के पास कई सौ साल से है और इसी से तो हमारा फैमिली पॉल बिजनेस चलता है। वैसे इसकी बहुत ही ज्यादा खास ख्याल रखी जाती है, तभी ये कोई पॉल देता है। इस क्लैम से पॉल को बाहर आने में कुछ समय लगता है और इस क्लैम से ऐसी एसिड बाहर निकलती है जिससे हमारे हाथ जलने लगते हैं और इसके अंदर अपना हाथ डालने के बाद ही हम पॉल को बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे हाथों पे इतने सारे रैसेस पड़ गए हैं। हाथ के अलावा मुझे अपने पूरे बॉडी का भी यूज करना पड़ता है। जब तक मैं इस काले पानी के अंदर ना जाऊं तब तक ये क्लैम इसके अंदर से कोई भी मोती बाहर नहीं आएगी। इस ब्लैक वाटर से मुझे एलर्जी है और साथ में तुम्हें भी एलर्जी है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लेकिन पॉल को बाहर निकालने पे ये सारी चीजें सहनी पड़ती है क्योंकि मैं एक क्लैम वुमन हूँ। इससे पहले मेरी मॉम ये किया करती थी। शादी के बाद जब मैं वापस आई तब हमारे फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और पैसा बनाने के लिए और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए मुझे पॉल की जरूरत होती थी, इसलिए मैंने इस काम को फिर से कंटिन्यू कर दिया। ये सुनकर सोफी गिना के हाथ से उस क्लैम को लेती है और वापस उस पानी के अंदर डाल देती है और कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो इंसान आते थे उन्हें मैंने वापस जाते हुए कभी नहीं देखा। ये सुनकर गिना कहती है कि उन सभी आदमियों को तुम्हारे अंकल लाया करते थे क्योंकि काफी समय से मैं पॉल बना रही थी और मुझे पूरी रात उस पानी के अंदर रहना पड़ता था, जिस वजह से मैं सो जाती थी और अगर आप पूरी रात में एक बार भी सो जाते हो तो वो पॉल नहीं बन पाता था, इसलिए मुझे पूरी रात जगनी पड़ती थी और तुम्हारे अंकल को बार बार आकर मुझे जगाना पड़ता था और इसलिए तुम्हारे अंकल बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे। मैंने तुम्हारे अंकल को अपने एलर्जी के बारे में बताया कि इस पानी में रहने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा एलर्जी हो रही है और मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। ये सुनकर अंकल उसे कहते हैं कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन तुम इस काम को खत्म मत करो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक यही जरिया है जिससे हम सुकून भरी लाइफ जी सकते हैं, तो तुम इस काम को कंटिन्यू रखो। इसके बाद अंकल के कहे मुताबिक यहाँ पे काफी सारे डॉक्टर आते हैं लेकिन गिना के सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। उनसे जब वो ट्रीट नहीं होती है तब वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और उन्हें रात भर जगाने की कोशिश करते हैं। अंकल उन्हें काफी सारे पैसे भी देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो रात भर सोनी नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे सोने तो बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे। ये सुनकर सोफी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी उन पर्सन को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर मैं कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आते थे उन्हें ये नहीं पता होता था कि यहाँ पे कोई पॉल बन रहा है। उन्हें यहाँ पे एक मरीज के इलाज के लिए लाया जाता था। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता था कि उन्हें एक औरत को ठीक करना है जिसे काले पानी से एलर्जी है और जैसे ही पॉल बनने वाला होता था अंकल उसके थोड़ी देर पहले यहाँ पे आ जाते थे क्योंकि काफी समय रहने के बाद उन्हें पता चल गया था कि पॉल बनाने में कितना समय लगता है, इसीलिए वो यहाँ पे आते थे और डॉक्टर को दूसरे रास्ते से बाहर लेकर चले जाते थे। इसलिए तुमने कभी भी उस पर्सन को यहाँ से नहीं देखा था। कैल्विन भी इस बात में हामी भरता है और कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद वो अंकल के बारे में बताता है कि जब वो यहाँ पे आया था तब अंकल को पता चल गया था कि इसने भी मेडिसिन के बारे में पढ़ाई की है और इसलिए वो जानबूझकर ज्ञानी को इसलिए उसके पास लेकर जा रहे थे ताकि वो ज्ञानी की एलर्जी को ठीक कर सके, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को साथ किया था। कैल्विन बताता है कि जब मैं इस कमरे के अंदर आया था तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे मॉम के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे मॉम को इन सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए उन्हें ठीक किया और साथ में हमने प्लान बनाया कि तुम्हारे अंकल को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करें ताकि सभी चीजें ठीक हो जाएं। तुम्हारे मॉम के प्लान के मुताबिक मैं भी दरवाजे की दूसरी तरफ से चला गया था जिससे कि मेरे बारे में तुम्हारे अंकल को बिल्कुल भी ना पता चले और जैसे वो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे मैं तुम्हारे मॉम के साथ घर के अंदर आ गया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। इसके बाद गिना भी अपने भाई के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि हमें ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन भाई इन सारी चीजों से मानने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना मॉम ने मरने से पहले क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इस पॉल का यूज नहीं करते हैं तब ये पॉल खत्म हो जाएगी और मैं इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और तुम्हें पता है ना इसके अलावा हम कहीं से भी पैसा कमा नहीं सकते हैं, तो आखिर हम आगे क्या करेंगे, हम भूख प्यास से मर जाएंगे। ज्ञानी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम चारों मिलकर बहुत ही ज्यादा मेहनत करेंगे और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। सबके समझाने के बाद अंकल भी मान जाते हैं और उसके बाद चारों ये सारी चीजें छोड़ देते हैं और एक साथ एक अलग जिंदगी बिताने के लिए निकल जाते हैं और इससे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल आपके अकॉर्डिंग कहानी की एंड कैसी होनी चाहिए थी और आपने उस पॉल रूम के सीक्रेट के बारे में क्या सोचा था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।